अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाज़ुद्दीन है। मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में काम करता हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और हकीम भी हूँ, तबीब भी हूँ। हमने नाज़रीन कुछ पोस्टें शुरू की थी मटेरिया मेडिका अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। मटेरिया मेडिका होम्योपैथिक की जान है, यानी कि अगर आपने होम्योपैथिक तरीक़ा मेडिसिन को इलाज को समझना है तो अगर आपको मटेरिया मेडिका की समझ नहीं आई तो आपको कुछ भी नहीं समझ आया। नाज़रीन तकरीबन 1790-95 के बाद से डॉक्टर हैनीमन ने मटेरिया मेडिका पर काम करना शुरू किया और उस दिन से लेके आज तक यानी 1 अगस्त 2020 तक लगातार हर रोज़ हर पूरी दुनिया में तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स मटेरिया मेडिका के हवाले से रेमेडीज़ के हवाले से लगातार काम कर रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, ये जो इतना ज़्यादा काम हो रहा है उसकी वजह से एक तो काम बहुत ज़्यादा मेयारी हुआ, डॉक्टरों की आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, रिज़ल्ट आपस में मैच करते गए, बहुत ही शानदार किस्म का मटेरियल मेडिका डेवलप हो गया। लेकिन अब मसला ये हुआ क्योंकि तमाम के तमाम मटेरियल से ही होम्योपैथिक में दवाइयाँ बन रही थी। अब मसला ये आना शुरू हुआ कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए 10, 15, 20, 50 या 100 या 200 तक तो इनको याद रखना एक पॉसिबल होता है, लेकिन 4000, 5000 या 6000 अद्वियात को रेमेडीज़ को याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है। तो नाज़रीन तकरीबन 1920 के बाद से एक रेवोल्यूशन आनी शुरू हुई कि मटेरिया मेडिका को कैसे समझें। इसके अंदर मुख्तलिफ़ उस्ताद कराम ने बहुत ज़्यादा काम किया। हर उस्ताद का जो काम बहुत ही स्प्लेंडेड है, बहुत ही शानदार है। इंडियन डॉक्टर्स का, पाठक साहब का, राजन शंकर साहब का बहुत ही शानदार काम है। राजन शंकर साहब के जो वालिद साहब थे एस शंकरन, इनका भी काम काफ़ी ज़्यादा, इनका कंट्रीब्यूशन जो काफ़ी ज़्यादा नोटेबल है। नए लोगों में डॉक्टर शोभना ने काफ़ी काम किया है, हम भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इसको सबको इतना सारा काम करने का बुनियादी मकसद ये है कि बहुत आसानी से हम मटेरिया मेडिका को या जो ख़वासुल अदविया की जो किताब है होम्योपैथिक की, उसको समझने के लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार दरियाफ़्त कर लिया जाए जिससे हमें बहुत ही आसानी से तमाम के तमाम अद्वियात को या मरीज़ के लिए अद्वियात को सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाए। नाज़रीन इसके लिए जो उस्ताद कराम ने आखिर में काम शुरू किया वो ये है कि सोर्सेज ऑफ जो मटेरियल्स हैं, यानी हमारे पास जो होम्योपैथिक की अद्वियात आती हैं उनके अलग अलग सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना शुरू कर दिया जाए। जब हम इनको इस तरह समझना शुरू करेंगे तो हमारे लिए चीज़ों को समझना और काम करना आसान होता जाएगा। देखें जी, कहाँ तो 4-5 हज़ार 6,000 रेमेडीज़ और कहाँ सिर्फ 5 टाइप की चीज़ों के ही नाम याद करना। हाँ, उनकी माहियत को समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो नाज़रीन होम्योपैथी के अंदर बुनियादी तौर पर 5 टाइप के मटेरियल हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे तमाम के तमाम जो है मटेरिया मेडिका की अद्वियात बनाई जाती हैं। नाज़रीन इसके अंदर सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है प्लांट किंगडम। नाज़रीन जब से इंसान इस कायनात पर आया, दुनिया पर आया और उसने तमद्दुनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू की, सबसे पहले उनका वास्ता प्लांट किंगडम से ही पड़ा और सबसे पहले अद्वियाती ख़वास भी, खसूसियात भी उन्हें प्लांट किंगडम से ही मिलनी शुरू हुई। सो डज़ इट। होम्योपैथिक केस में भी ऐसा ही हुआ कि सबसे पहले जो अद्वियाती खसूसियात ढूंढनी शुरू की गई वो प्लांट किंगडम में से ही ढूंढनी शुरू की गई। प्लांट किंगडम एक बहुत ही शानदार किंगडम है। इसके अंदर बेइंतहा अनवा अक़साम की बूटियाँ, शरब्स अपने इलाका वाइज और कल्चर वाइज और वेदर वाइज और क्लाइमेट वाइज अलग अलग पाई जाती हैं। तो नाज़रीन जब हमने इनको देखना शुरू किया तो हमें एक ट्रेट नज़र आया कि मौसम की तब्दीलियों को बर्दाश्त करना, यानी कि इनके अंदर टॉलरेंस होती है। दूसरी चीज़ जो नज़र आई वो थी इनके अंदर सकूत, यानी कि स्टैटिक है, एक ही जगह पर मौजूद है। हाँ, इनकी हयातियाती हरकत होती है, यानी ज़मीन के अंदर रगों यानी जड़ों की हरकत होती है, हवा के अंदर इसकी रूट्स और इसकी शूट्स की और यानी लीव्स की और इसकी पूरे ट्रंक की मूवमेंट होती है, यानी कि इसके तने की और इसके पत्तों की और शाखों की हरकत होती हैं। लेकिन वो इंसानों की तरह की फ्री मूवमेंट्स नहीं होती। अब इन फ्री मूवमेंट्स
को अगर हम जनरलाइज करें तो जाहिर है कि ये पावर को डिनोट कर रही होती हैं। तो जबकि प्लांट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ उसके अंदर भी होती है, वो इंटरनल और इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही होती है। तो ऐसे तमाम लोग जो पेसिमिस्ट होंगे, जो अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे, बज़ाहिर उनकी मूवमेंट्स कम होंगी, लोगों से मिलना जुलना महदूद होगा, लेकिन हम ये देखेंगे उनमें ग्रोथ का इशू कोई नहीं होगा, यानी कि उनका कद वगैरह सही बढ़ रहा होगा, जिस्मानी अफ़ाल उनके कंपैरेटिवली सही चल रहे होंगे, कोई बहुत बड़ा उसके अंदर डिसफंक्शन नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें नाज़रीन प्लांट किंगडम के ज़रिए असर आ जाती हैं। प्लांट किंगडम के अंदर जो दूसरी चीज़ हमें नज़र आती है वो होती है बहुत ही ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़अत। यानी ये लोग बीमार होते हैं, मसलन नक्सोमिका का पेशेंट है, उसके सीने में तज़ाबियत होगी, जलन होगी, बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहरहाल वो एक मजबूत आदमी होगा। लाइकोपोडियम का पेशेंट अंदरूनी तौर पर मजबूत होगा। गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, उसको प्रॉब्लम होंगे, इश्यूज़ होंगे, लेकिन अगर आप देखें बगौर तो अंदरूनी तौर पर वो एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार शख्स होगा। कैरेक्टर के लिहाज से तो ज़ाहिर के अंदर उसके अंदर इश्यूज़ होंगे ना, कमज़ोरी होगी। मैंने आपको बताया ना कि उस तरह की स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं पाई जाती जिसको हम रॉक सॉलिड स्ट्रेंथ कहते हैं। किरदार के लिहाज से तो लचकदार होती, तेज़ हवा चली, थपेड़े पड़े, अपना लचक दिखा दी, यानी बहुत ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त प्रेशर को दबाव के बर्दाश्त नहीं कर सके। ये आपको पता है इन सब चीज़ों के अंदर महसूस होती है। नक्सोमिका की तज़ाबियत भी इसी वजह से होती है, नक्स मास्कास्टा की भी जो इरिटेबिलिटी थी उसी की वजह से होती है, जो बेइंतहा स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। ये इनको नहीं पता होता कि इन्होंने बेइंतहा प्रेशर को रिज़ॉल्व कैसे करवाना है। नाज़रीन इसके बाद जो दूसरा बहुत बड़ा किंगडम है वो है एनिमल किंगडम। नाज़रीन प्लांट किंगडम की तरह एनिमल किंगडम भी अद्वियात के सोर्स के तौर पर कदीम ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर अद्वियात की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्लांट किंगडम के अंदर है, और ना ही ये इतने ईजी गोइंग और फ्रेंडली हैं कि हम इनको जनाब डायरेक्ट ही प्रोसेस करके हम काम में ले आएँ। इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए हैनीमैन आज़म के आने से पहले तक बहुत ही कम एनिमल सोर्स की मेडिसिन हमारे मैटेरिया मेडिका में ये इस्तेमाल में थी, लेकिन हैनीमैन आज़म ने और हैनीमैन आज़म के शागिर्दों ने एनिमल किंगडम में से बहुत सारी अद्वियात मैटेरिया मेडिका में शामिल की। नाज़रीन प्लांट एनिमल किंगडम को अगर हम देखें तो इनके अंदर मूवमेंट होती है, हरकत होती है, रिएक्शन होता है, जज्बातियत होती है। नाज़रीन जहाँ पर भी जज्बातियत होंगे, जज्बात होंगे, वहाँ पर हसद होगा, वहाँ पर जलन होगी। तो आप देखें प्लांट किंगडम से आने वाली ज़्यादातर अद्वियात में ये ट्रेड्स मौजूद होते हैं। तेज़ रफ्तारी होगी। अब देखें लेक्सस है, लेक्सस का पेशेंट क्या कहता है मैं अपना गिरेबान खोल कर रखता हूँ। इसका मतलब है कि वो पेसिमिस्ट तो नहीं, ऑप्टिमिस्ट है। पेसिमिस्ट तो शर्मसार इतना होता है, वो तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने गिरेबान के बटन खोल सकता हूँ। तो क्रोटैलस है, देखें उसमें गर्मी है, हयात है, क़ुव्वत है। इसी तरह आप इस प्लांट की कैंथरस है, इनमें जितनी भी देखेंगे इसके अंदर हरकत होगी, मूवमेंट होगी, तेज़ी होगी, गर्मी होगी। जब गर्मी होगी तो सुर्खी भी होगी, सुर्खी होगी तो स्वेलिंग भी होगी, जैसे एपिस मेलिफिका है। तो नाज़रीन अब आपको मेरे ख्याल बात समझ आ रही होगी। नाज़रीन तीसरा जो सोर्स ऑफ यानी मेडिसन है होम्योपैथी के अंदर, वो मिनरल एंड सॉल्ट है। नाज़रीन मिनरल और सॉल्ट भी प्लांट किंगडम की तरह ही तकरीबन इब्तदाई ज़माने से ही इंसानों के ज़ेर इस्तेमाल है। अव्वलीन तौर पर जो मिनरल सॉल्ट में चीज़ इस्तेमाल हुई वो नमक था। नमक ने इंसानी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। ये हमारे एसेंशियल्स में है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। जब तक उनको मखसूस मिनरल्स ना मिले वो अपनी ग्रोथ को प्रॉपर यानी नहीं चला सकते। प्लांट तो आपको पता है कि मखसूस किस्म के नमकियात अगर पानी में कमी हो तो आपको पता है प्लांट बहुत ज़्यादा कमज़ोर और मुरझाए हुए होते हैं। इसी तरह नमक और पोटाशियम वगैरह की जिसम में अगर तब्दीली हो जाए या उसकी रेशो ख़राब हो जाए तो हार्ट बीट, पाल्पिटेशन और ये सारे मसाइल पैदा होने शुरू होते हैं। अब देखिए मिनरल्स निकलते हैं सॉल्ट में से, यानी रॉक में से या माउंटेन्स में से। तो ज़ाहिर है कि इनके अंदर इनके पेशेंट्स के अंदर में एक तरह की स्टेबिलिटी मिलती है। काली फॉस का पेशेंट आप देख लें, काली सल्फ का देख लें पेशेंट, पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट का, मतलब जो तमाम के तमाम नेट्रम फॉस का पेशेंट आप देख लें, इनमें एक तरह की हमें स्ट्रेंथ नज़र आएगी, स्टेबिलिटी नज़र आएगी, स्टैटिकपन नज़र आएगा और वीकनेस नज़र आएगी।
तो मेरे ख्याल अब आपको बात समझ आनी शुरू हो गई होगी हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। हम इन सीरीज़ को हम लेकर आगे चलते रहेंगे और इन सलासिल को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको मटेरिया मेडिका किसी न किसी लेवल में मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाए। नाज़रीन, अगला जो सोर्स है वो है नोसोड्स एंड सारकोड्स। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की रतूबात ख़ारिज भी होती हैं और बीमारी की वजह से होने वाली इन्फेक्शन की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कसावतें भी जिस्म में पैदा होती हैं, जैसे पीस और पस और दूसरे अफूनती मादे जैसे ट्यूबरकुलोसिस का मवाद है। हैनीमन आज़म और आपके साथियों ने उनको ट्रैचुरेट करके इंसानी जिस्म पर इस्तेमाल करवाना शुरू किया। अब ज़ाहिर है ये ज़रर रसां हैं, तो इन्होंने अपनी ज़रर रसानी इंसानी जिस्म पर भी नजर दिखानी है। तो हम ये देखते हैं कि पायरोजेनम गले हुए सड़े हुए कीमे से बनाया जाता है। तो पायरोजेनम या नोसोड्स का तमाम पेशेंट्स के अंदर जो अफूनात हैं उनका अफूनात का ताफुन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात है कि उसमें रुकावट इतनी ज़्यादा होगी कि नोसोड्स के इस्तेमाल के बग़ैर मरीज़ को फ़ायदा नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसका दूसरा हिस्सा सारकोड्स है। सारकोड्स हमारी वो जिस्मानी केमिकल्स हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स लगातार पैदा कर रहे होते हैं, जैसे इंसुलिन है। तो नाज़रीन, क्योंकि एसेंशियल्स हैं तो आप ये देखेंगे कि ऐसे तमाम लोग सोसाइटी में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं और इसी डिपेंडेंसी की वजह से वो अपना जो इमोशनल लेवल है वो ख़राब करते रहते हैं। इमोशनल ख़राब होने की वजह से जिस्मानी ऑर्गन्स उनके ख़राब होने शुरू होते हैं। नाज़रीन, सबसे आखिरी जो सोर्स है जो किसी और तरीक़े इलाज में मौजूद ही नहीं है वो है इम्पॉन्डरेबल्स। नाज़रीन, गैर मादी अशिया का तस्वुर सिर्फ होम्योपैथिक ही ने पेश किया। होम्योपैथिक रूह को गैर फ़ानी तस्वुर करती है, रूह को एक क़ुव्वत का सरचश्मा समझती है और हमारी जिस्मानी अफ़ाल और सेहत का बुनियादी माखज़ समझती है। इसलिए इम्पॉन्डरेबल्स के ऊपर भी गैर मादी अशिया पर भी काम शुरू से ही हो गया था शुरू। इसके अंदर लूना है, उसके अलावा मैंने आपको बताया चाँद की रोशनी, सूरज की रोशनी, सितारों की रोशनी से दवाई, समंदर के ऊपर की हवा से दवाई यानी अल्ट्रावायलेट लहरों से, मकनातीसियत से। नाज़रीन, ये चीज़ें वो होती हैं जो जिनमें हसासियत बहुत ज़्यादा होती है। आप बहुत ही मज़बूत किस्म की ब्लैक कैविटी के बगैर या किसी बहुत ही मज़बूत कोबाल्ट के चैम्पर के बगैर आप इन वेव्स को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये हर चीज़ में से पेनिट्रेट करके गुजर जाती हैं, बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, बहुत ज़्यादा तहरीक पजीरी होती है, इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, ठहराव नहीं होता। तो आप ये देखेंगे कि इन तमाम अद्वियात के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ठहराव नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती, तेज़ी होती है दिमागी तौर पर भी, जिस्मानी लिहाज से भी। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।